welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to do Dow past paper bio section. Question number 1 says, in which of the following exoskeleton of glass-like silica is found? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आपको कुछ फाइलम्स भी गिवन है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो सिलिका ग्लास लाइक सिलिका से बना हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। सो इट्स जस्ट कि अगर 30 MCQs हैं तो उसका जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी तो उस 30 MCQs से 60 नए MCQs आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्वेश्चन था कि ग्लास लाइक सिलिका किसके अंदर होता है, तो वो डायटम्स के अंदर होता है, बात खत्म। लेकिन मैंने हर क्वेश्चन के साथ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिख दिया है और मैं उसे बता भी दूंगी किस तरीके से होगा। तो उससे क्या है कि अगर आपको मोलस्का का पूछेंगे तो यू आपको पता होगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, तो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, पहले तो यहाँ पे मोलस्का आर्थ्रोपोडा ये दोनों फाइलम के नाम है। डायटम्स यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया, स्टारफिश आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया। ठीक है, तो पहले तो डायटम्स यहाँ पे सही जवाब है। स्टारफिश अकाइनोडर्मिटा फाइलम का मेंबर है, सही है। तो यहाँ पे पहले तो मोलस्का का जो एक्सोस्केलेटन होता है इसके ऊपर शेल्स होते हैं, जो आपके मोलस्क होते हैं उसके ऊपर शेल्स होता है, उसका शेल बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, याद रखिएगा। मोलस्का का जो शेल बना हुआ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर यानी कि जो इंसेक्ट वाला फाइलम होता है उसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। जैसे फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई थी, वैसे ही इनका एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है। उसके बाद आते हैं डायटम्स। डायटम्स हमारे पास माइक्रो एल्गा है, ठीक है, और इनका एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है सिलिका से। ग्लास लाइक सिलिका का मतलब है कि द सिलिका जिससे उनका एक्सोस्केलेटन कंपोस्ट होता है इट्स ग्लास लाइक, ग्लास की तरह दिखने वाला। उसके बाद स्टारफिश अकाइनोडर्मिटा का मेंबर है। अकाइनोडर्मिटा फाइलम अगर आपको याद हो तो अकाइनोडर्मिटा का मेंबर है, और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सो नहीं होता, बेसिकली इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, जैसे हमारे पास एंडोस्केलेटन है। ठीक है, तो मोलस्का के पास एक्सोस्केलेटन, इन सब के पास एक्सो है। मोलस्का का फर्क है कंपोजिशन का, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर बना हुआ होता है काइटिन से, मोलस्का के अंदर बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और डायटम्स के अंदर ग्लास लाइक सिलिका से। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहते हैं द फूड रिजर्व्ड CO2 एंड H2 आर स्टोर्ड इन, यानी कि ये तीनों चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें। द फूड रिजर्व्ड CO2 H2 आर स्टोर्ड इन, यहाँ पे सही जवाब प्लास्टिड होगा। हमें पता है स्टोरेज के लिए जो ऑर्गेनल काम आता है वो प्लास्टिड है। पहले तो कह रहा है फूड, यानी कि फूड रिजर्व्ड, जो फूड रिजर्व्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके अंदर स्टोर होता है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन प्लास्टिड हुआ, क्योंकि हमें पता है जो अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। और प्लांट के अंदर, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है जनरली, ठीक है, तो जो आपके पास प्लांट ग्लूकोज बनाता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है ना, और स्टार्च फिर स्टोर होता है प्लास्टिड के अंदर। हमारे पास एक प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आप पढ़ते हो अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, और आपके पास एक और होता है, 3 टाइप्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के भी। तो अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, सही है। तो यहाँ पे फूड स्टोर कौन करेगा, अमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट कौन स्टोर करेगा, क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी प्लास्टिड हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लास्टिड यहाँ पे सही जवाब है। जबकि अगर आपको प्लास्टिड नहीं भी आता तो आपको करना ये है कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस देखना है। न्यूक्लियस का स्टोरेज से कोई काम नहीं होता, इन दोनों का भी स्टोरेज से कोई काम नहीं होता। स्टोरेज का काम होता है प्लास्टिड से, जहाँ पे स्टोरेज आ जाए प्लास्टिड ज़्यादातर स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस का स्टोरेज वैक्यूल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि जो थाइमीन है, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस होती है, वो रिप्लेस हो जाती है RNA के अंदर यूरेसिल से। बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि एंजाइम नहीं है। पॉलीमरेज एक एंजाइम है, हाइड्रो हाइड्रोसरेज एक एंजाइम है, और ये आइसोमरेज है, तो ये भी एक एंजाइम है। ये सब एंजाइम है, इनके लास्ट में एज आ रहा है, और जहाँ पे भी एज आ जाए मतलब एंजाइम की बात हो रही है। यहाँ पे एट एंजाइमेट कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है।
उसके बाद ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रॉग रेस्पायर कैसे करता है। तो फ्रॉग रेस्पायर करता है, उसके बाद लंग्स भी होती है। देखो फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस। पहले वो एक टैडपोल होता है, उसके बाद देन वो एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होता है, राइट। तो जब वो एक बेबी फ्रॉग होता है, यानी कि जब वो एक टैडपोल होता है, तो उसके अंदर लंग्स नहीं होते, उसके अंदर गिल्स होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम अपना वाटर के अंदर स्पेंड करता है। तो जब अब यहाँ पे फ्रॉग की बात हो रही है, एडल्ट फ्रॉग की अगर बात करें, तो वो दो तीन, क्योंकि हमें पता है फ्रॉग एम्फीबियन है, पानी के अंदर भी रहता है, लैंड के ऊपर भी रहता है। तो इसको दोनों दो तीन तरीकों की ज़रूरत है जिससे ये एफिशिएंटली रेस्पायर कर सके। तो ये पहले तो अपने लंग्स से रेस्पायर करता है, और ऐसी रेस्पिरेशन जो कि फ्रॉग अपने लंग्स से करे उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि ये अपने माउथ, चलो पल्मोनरी ले लो, और उसके बाद अपने स्किन से, अपने सरफेस से, अपनी बॉडी सरफेस यानी कि स्किन से रेस्पायर करता है, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। थर्ड के अंदर हमारे पास ये अपना माउथ और फेरिंग्स से, अपना माउथ और थ्रोट यानी कि फेरिंग्स से भी रेस्पायर करता है, जिसको ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। मेनली ये दो आप पढ़ते हो, और जो सबसे एफिशिएंट तरीका होता है, सबसे तेज़ तरीका होता है, वो होता है पल्मोनरी, यानी कि लंग्स के ज़रिए जब फ्रॉग रेस्पायर करता है इन सब तरीक़ों से रेस्पायर। में आप दो पढ़ते हो वैसे, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस, दैट्स इट फ्रॉग के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस नेमली। यानी कि प्लांट कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को, सूरज की रोशनी को, एक प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, केमिकल एनर्जी के अंदर। सवाल ये है कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। तो ए डी पी एन एच सॉरी ADP H2 RNA ATP न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ATP हो जाएगा। वी नो दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी होती है इसके अंदर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी ATP की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द हार्मोन विच हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट टाइम ऑफ बर्थ इज, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन करता है यूटरस की, वो हार्मोन, कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही जवाब आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप पहले दूसरे ऑप्शंस को भी समझो। सबसे पहले तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन राइट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये इस प्रोलैक्टिन की क्वांटिटी इज़ लाइक वेरी हाई इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जनरली इज अ लव हार्मोन, but this is also responsible for the contraction of uterus at the time of childbirth। और ऑक्सीटोसिन एक वाहिद हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक करवाता है। हमें पता है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि मेंटेन बैलेंस, चेक एंड बैलेंस के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है। कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे ज़्यादा कर दो, या ज़्यादा हो रही है तो कम कर दो, तो इसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी में जनरली जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे कम करने का प्रोसेस चलता है। लेकिन इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कोई चीज़ बढ़ रही है उसको कम कर दो, तो वो नेगेटिव है। और बॉडी में जनरली 99% नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटरस की, उसके लिए इस्तेमाल होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो उसके लिए इट इज़ द ओनली हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसे बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ रही है उसे बढ़ाना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। गोनाडोट्रोपिन्स वो हार्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि गोनाड्स के फंक्शन को मेंटेन करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको ADH भी कहते हैं, ये असल में आपने सुना होगा जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो ADH रिलीज़ होता है, जिसके ज़रिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, हाइड्रेशन रेगुलेशन मेंटेनेंस का काम करता है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन इज असेंशियल फॉर, यानी कि इन सब ऑप्शंस में से सील, शार्क, एलिफेंट, कैंगरू, इन सब में से जो सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन यानी कि स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की, जिसको सबक्यूटेनियस फैट लेयर कहा जाता है, जहाँ पे हमारे पास एडिपोज टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होता है। तो वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलमोस्ट होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि उसके बिना तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो शार्क यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो सील भी एक फिट ऑप्शन बैठता है यहाँ पे, कि सील के अंदर भी फैट एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों के लिए तो फैट एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी में रहने वाले जानवर हैं, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए फैट लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोयंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वाटर के अंदर स्विम करने के लिए ज़रूरी होती है, जबकि एलिफेंट कैंगरू के अंदर भी ज़रूरी होती है। कैंगरू के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती फैट एक्यूमुलेशन, क्योंकि दे आर मार्सिपियल ऑर्गेनिजम्स। मार्सिपियल का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिनके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर बर्थ अपने बेबी को वो लोग पाउच के अंदर रखते हैं फॉर न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, क्योंकि इमेच्योर बर्थ होता है उनके अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मार्सिपियल, आपने देखा होगा कैंगरू अपने बेबी को पाउच के अंदर रखता है, दैट्स कॉल्ड मार्सिपियल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कैंगरू के अलावा भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं इस कैटेगरी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोडन, एक क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि पाया जाता है लीच, अर्थवॉर्म। ये दोनों ऑप्शंस अनक्लियर हैं, तो आई एम नॉट रियली वेरी श्योर यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। ओके, वी विल सी, अगर I'll get this, I'll put it in the chat box, in the comment section. सही जवाब यहाँ पे लीच हो जाएगा। आयोडीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। लेकिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? देखो, बॉडी के अंदर ब्लड है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब उस ब्लड को, ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और कॉर्पसल्स होता है, और प्लाज्मा के अंदर होता है क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। खून, जब कोई चीज़ आप, when you get injured or when you are, for example, you cut on your hand, now blood is flowing out of the blood vessel, तो यहाँ पे आपके प्लेटलेट्स काम करते हैं और आपके पास बहुत सारा क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग करवा रहे कि अच्छा ब्लड रोकना है, दैट्स क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर अब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कम कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो ऐसी क्या वजह है कि ब्लड के अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है? तो क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट काम करता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि ब्लड का थिकनेस वगैरह मेंटेन करता है, उसको फ्लो करवाता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता ब्लड के अंदर, उसको एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बोलता है। तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर अलग होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसे हिपेरिन कहा जाता है, हिपेरिन। अब लीच के अंदर जो, आप सही ऑप्शन आपका लीच है, लीच के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोडन। क्लियर हो गया? हाइड्रोडन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का एक दूसरा नाम होता है एंटी कोगुलेंट, एक ही बात है। कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैरेक्टर्स आर फाउंड इन, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में से बैक्टीरिया, वायरस, पैरामीशियम एंड यूग्लिना में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? अब देखो, बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही एकदम गलत ऑप्शन से, इनको हटा दो। उसके बाद बचता है आपके पास पैरामीशियम एंड यूग्लिना। यूग्लिना यहाँ पे सही ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है, और यूग्लिना के अंदर बहुत सारा एनिमल कैरेक्टर भी होता है। ये दोनों ही प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स हैं। यूग्लिना भी प्रोटोक्टिस्टा का मेंबर है, यूकैरियोटिक होता है। इसके पास फ्लैजिला होता है जो कि मूवमेंट करवाता है, और हमें पता है फ्लैजिला एक एनिमल कैरेक्टर है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यूग्लिना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फोटोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, वो वाला बैक्टीरिया जब अपना, नो दिस इज नॉट फोटोसिंथेसिस, दिस इज फोटोजेनिक, फोटोसिंथेटिक नहीं लिखा हुआ, ये फोटोजेनिक लिखा हुआ है। जब अपना एक बैक्टीरिया, इसको इस तरीके से समझो, जब एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है, इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। इस ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन
कॉन्जुगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ट्रांसडक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपका वेक्टर है जो कि ये कर रहा है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, वो बैक्टीरियोफेज है। तो द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज, इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। जनरली ये बैक्टीरियोफेज की दो साइकिल्स होती है, लाइसोजेनिक साइकिल, लिटिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल के अंदर ये वाला चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन विद एंजाइम इट फॉर्म्स, यानी कि जब प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है एंजाइम के साथ वो क्या बनाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? तो ये एक तरीके का कोफैक्टर है। कुछ एंजाइम्स को एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल चाहिए होता है काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए, उसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर तीन तरीके का होता है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेटर्स, ठीक है। जब कोफैक्टर इनमें से कोई भी टाइप अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ तो उसे उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम बोलेंगे उसे। तो होलो एंजाइम आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विद कोफैक्टर होलो एंजाइम, विदाउट कोफैक्टर एपो एंजाइम।